हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा एक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, उसे हम देखेंगे। तो दो सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, ये केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके होते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ, फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ इसका। तो पहले बात करें हम सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। Amount of solid dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution is known as solubility of solid। 100 ग्राम वाटर के अंदर जितना भी सॉलिड डिजॉल्व हो सैचुरेटेड फॉर्म में, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जितना 100 ग्राम वाटर के अंदर कोई भी सॉलिड डिजॉल्व हो पाए। सैचुरेटेड से ऊपर हम बोलते हैं अगर उसके अंदर हमने उससे ज़्यादा अगर अमाउंट हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट का, तो वो डिज़ोल्व जितना होना था वो तो हो चुका, उसके अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा डालेंगे वो नीचे प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा डालोगे तो फिर वो सॉल्यूबल नहीं होगा। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो दो तरीके एनर्जी या दो तरीके एनर्जी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो हमने बोला सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टू एनर्जीज। ठीक है, वो दो कौन से मैग्नीट्यूड है एनर्जी की, एक तो है हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। किसी भी एटम का मॉलिक्यूल का जब भी हाइड्रेशन होगा, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स में हम देख चुके हैं हाइड्रेशन क्या होता है, अभी और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रेशन के ड्यूरिंग जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये किस टाइप की एनर्जी होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा। सेकेंड है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। ठीक है, लैटिस सॉलिड स्टेट 12th क्लास का टॉपिक है जिसे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो वहाँ से और क्लियर होगा। सिंपल से समझ लो कि कोई भी क्रिस्टल है सॉलिड फॉर्म में, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3D फॉर्म में, उसको हम एक लैटिस बोलते हैं। अब यहाँ पे लैटिस नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपल समझ लो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हम जो कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, ए और बी अगर मॉलिक्यूल कोवलेंटली आयोनिक बॉन्डेड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए एटम्स को या आयंस को जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी होगी या बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब इसको समझेंगे इन पे कैसे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड मैंने ले लिया KCl। ठीक है, KCl सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैंने एक्सेस ऑफ H2O में ऐड करा है। ठीक है, पानी के अंदर हमने ऐड कर दिया एक्सेस अमाउंट में, तो ये आयोनाइज होगा K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस फॉर्म में। अब ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, दो चीज़ हो रही है। एक तो पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड कैसा है, ये एक्चुअल में आयोनिक बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्ड है, इन तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी जो कि क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, और इसी को हमने नाम क्या दिया, लैटिस एनर्जी, जो कि कैसी होगी, एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या देने पड़ेगी, हमें देने पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव एनर्जी देने पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आयोनाइज हो गया, ठीक है, एक एनर्जी में देने पड़ेगी, आयोनाइज होने के बाद पोटेशियम आयन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। ऐड किसके अंदर करा हमने, H2 के अंदर, पानी के अंदर, और पानी हमें पता है कैसा है, वाटर पोलर होता है। तो पोलर होने की वजह से, ठीक है, H2 जो होता है पोलर होता है, H और O, तो ये इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो आयन है, कैटायन है, उसके पास तो वाटर का नेगेटिव पोल, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड क्या नेगेटिव। तो इसके जहाँ पर पॉजिटिव कैटायन है तो उसके साइड में अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोल आ जाएगा इसका पानी का, और पॉजिटिव पोल अपोजिट साइड। इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, और सिर्फ सिंगल लेयर में नहीं, मल्टीपल लेयर में, इस तरीके से, इस तरीके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। अब एक तरीके से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन ही तो हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज है और वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जो उसका पोल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब भी अट्रैक्शन होगा मतलब एक बॉन्ड टाइप में बन रहा है,
तो इसमें क्या होगा, इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी सेम जैसे क्लोराइड माइनस है तो माइनस में इसका जो पानी का पॉजिटिव पोल है वो इसके साइड अट्रैक्ट करेगा, इस साइड से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके साइड क्या हो जाएंगे, सराउंड कर जाएंगे। तो सब पॉजिटिव वाले करेंगे क्लोरीन की तरफ और नेगेटिव वाले अवे फ्रॉम द क्लोराइड, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, ऐसे मल्टीपल लेयर्स हो जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल की मल्टीपल लेयर्स होगी। तो इस केस में भी क्योंकि एक बॉन्ड टाइप बन रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन जब भी होगा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो दो अपोजिट एनर्जी, एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि रिलीज हो रही है। तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे में, एक केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक केस में रिलीज हो रही है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो KCl है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा जो दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो हमारा क्या हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक होने में कितनी एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक होने में, और जब ब्रेक हो जाएगा और ये आयोनाइज होगा तो ये क्या कहला रहा है, इनका हाइड्रेशन। आयंस का क्या कहला रहा है, ये हाइड्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इनका टोटल हाइड्रेशन एनर्जी का सम करा तो ये कितना आ रहा है, 15 किलो जूल आ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रेशन के बाद एनर्जी 15 किलो जूल मिल रही है और इनिशियली हमें 10 किलो जूल चाहिए। तो मॉलिक्यूल ये सब अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे हाइड्रेशन में कितनी एनर्जी मिलेगी और इनिशियली मेरे को बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी चाहिए। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, किससे, लैटिस एनर्जी से या इनिशियल बॉन्ड एनर्जी से, तो ये ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहला काम इसको क्या, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ब्रेक होने में बाहर से कोई एनर्जी ना मिले, क्योंकि हमने सिर्फ पानी के अंदर डाल के उसको छोड़ दिया, तो बाहर से कोई हीट या हम उसको क्या दे रहे, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अगर उस सिस्टम से ही जनरेट हो जाएगी इतनी एनर्जी, तो ये अपना आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, लैटिस एनर्जी से, ताकि वो ईजिली क्या हो जाए, डिजॉल्व। अगर उल्टा बोल देता, अगर ये 10 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू 10 किलो जूल है और यहाँ पर 8 किलो जूल हीट ही रिलीज होती, तो जितनी एनर्जी इसमें रिलीज होती उस वो एनर्जी भी कम पड़ जाती इस बॉन्ड को ब्रेक होने में। तो जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता तो हाइड्रेशन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो कैलकुलेशन सब अपने आप हो जाता है, उसमें हमें सोचना नहीं होता है। तो अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हुई हाइड्रेशन एनर्जी तो फिर वो सॉल्यूबल ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूबल तो तब होता कि सॉल्यूबल होने से वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देता ताकि इसको बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को कंपेयर करके ये दो एनर्जीज के फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कोई सॉलिड उसमें सॉल्यूबल है या नहीं। तो वही लिखा है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, ठीक है, एनर्जी रिलीज यहाँ पे लिखा है, हमने रिलीज हो रही है और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, तो इसमें हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, डेल्टा एच। इसमें नेगेटिव या एक्सोथर्मिक होता है और इसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव या एंडोथर्मिक होता है। तो अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा है एब्जॉर्ब होने से तो कंपाउंड सॉल्यूबल होगा, रिलीज एनर्जी कम है और एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही तो कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, नहीं, ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लाइक इसमें हमने वाटर लिया था और सॉल्यूट के लिया था KCl, इनके नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कैसे करेगा, अगर आयोनिक सॉलिड हुआ, आयोनिक सॉलिड मैंने बोल दिया, अगर, क्योंकि आयोनिक सॉलिड कैसे होते हैं, पोलर, तो नेचर से हमें मतलब है कि अगर हमारा सॉल्यूट कैसा है, पोलर है, सॉल्वेंट भी हमारा कैसा है, पोलर है, तो लाइक डिजोल्व लाइक सुना ही होगा, तो पोलर पोलर एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इजिली सॉल्यूबल हो जाएंगे। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे इजिली। तो अगर आयोनिक सॉलिड है जो कि पोलर होता है तो डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, एग्जाम्पल के लिए NaCl इन H2 ले लिया। इसी तरीके से ऑर्गेनिक सॉलिड जितने भी होते हैं जनरली कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लाइक नेप्थलीन कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, वो कैसा होता है, नॉन पोलर। और बेंजीन कैसा है,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये भी कैसे होता है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में इजिली डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और पोलर के अंदर इजिली सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये हमें पता ही है कि लाइक डिजॉल्व लाइक जिसको हम बोलते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से, फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जैसा भी मैंने एग्जाम्पल लिया था ये, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 हाइड्रेशन एनर्जी थी और 8 कितनी थी हमारी सॉरी 10 लैटिस एनर्जी थी और 8 हाइड्रेशन एनर्जी थी, मतलब रिलीज एनर्जी कम थी और एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा थी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सॉल्युबल हो जाए, तो सॉल्युबल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसको हीट देने पड़ेगी, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होनी है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, टेम्परेचर की। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है KNO3 सॉलिड फॉर्म में H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, यानी लिक्विड के साथ इसके साथ रिएक्शन, मतलब इसके अंदर इसका क्या हाइड्रेशन करा रहे हैं, सॉल्युबल कर रहे हैं इसके अंदर, तो KNO3 एक्वस बन जाएगा, K+ और NO3 माइनस। तो उस केस में ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। मतलब इसमें हमें क्या देना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हमें करवानी है, ये रिएक्शन हमें करवानी है तो हीट देना पड़ेगी। और हीट देने का मतलब क्या है कि रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक जिसमें से सॉल्युबल, मतलब कोई कंपाउंड अगर सॉल्युबल हो रहा है तो खुद हीट रिलीज कर रहा है। तो अब जो खुद हीट रिलीज कर रहा है तो उसमें हीट देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम टेम्परेचर उसमें बढ़ा देंगे तो LCP ले चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिएक्शन क्या जाने लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में ये फैक्टर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके, समझ चुके। तो इतना ध्यान रखें, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब करना चाहता है सॉल्युबल होने के लिए, तो उसमें टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है देना ही पड़ेगा। और सिंपल, अगर जो सॉल्युबल ऑलरेडी क्या है कि जो सिस्टम से या जो रिएक्शन से या सॉल्युबल कराने से ऑलरेडी उसमें से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उल्टा सॉल्युबिलिटी और क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, रिएक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है, नहीं मतलब वो सॉल्युबल होने की वजह नॉन सॉल्युबल होने लगते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के लिए। और इसका एग्जाम्पल देखिए तो सीरियम सल्फेट, ठीक है, CE 58 एटॉमिक नंबर सीरियम है। तो सीरियम सल्फेट अगर पानी के अंदर इसको क्या करते हैं, हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है वो डेल्टा H जो रिएक्शन का होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इसी पे कुछ एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक है, तो ग्राफ में इसमें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। तो ये जो KNO3 वाला था, तो हमने कैसे बोला ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे हमने जैसे जैसे हमने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही, मतलब ऊपर जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इसका डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक है। सेकेंड एक्सोथर्मिक, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। देखो डाउन जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये देखो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। ये NaCl टाइप की, ये जो NaCl को अगर डिजोल्व करोगे इसमें डेल्टा H का कोई वेरिएशन नहीं आता है, मतलब ना ये एंडोथर्मिक होती ना ही एक्सोथर्मिक होती। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस तरह के कंपाउंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इसमें डेल्टा H का कोई जो नेट डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो जितनी उसमें हीट रिलीज हो रही है उतनी एब्जॉर्ब हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें नेट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर क्या होगा, 0 होता है। तो इसलिए इसमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं होता है। इसी तरीके से इस तरह के ग्राफ भी तुम्हें मिल जाएंगे कई, ठीक है, बुक्स या कई मॉड्यूल्स वगैरह में। तो इस तरीके भी हम ग्राफ शो करते हैं जिसमें वेरिएशन आता है, ग्राफ में कर्व आता है एक इंस्टेंट।
कर्व भी सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे मैंने Na2SO4 डॉट 10H2 लिया, ठीक है। मतलब ये कि हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम सल्फेट है, और इसको आई थिंक एस ब्लॉक में हमने पढ़ा होगा, इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो जब इसको सॉल्युबल कराएंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जो जब इसको सॉल्युबल कराएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उस समय में इसका रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम सल्फेट का जो क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म होता है, उसमें जो वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं उसमें वॉइड्स, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेटल्ड होते हैं। यानी तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल निकल के आते हैं, इसलिए उसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ तक तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक। जब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो सिर्फ ये क्या बचा, एक सॉल्ट बचा, और सॉल्ट बचा है तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इसलिए कम हो जा रही है क्योंकि ये जो सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, ये अपने आप में जब आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आयनिक फॉर्म में ये हाइड्रेशन एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज करता है। तो ओवरऑल उसके बाद रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक हो गई उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए ग्राफ कैसा आ गया, नीचे आ गया। जिस टेम्परेचर पे ये अचानक से ट्रांजिशन फेस आया कि पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, फिर अचानक से टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी कम हो जाती, तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कुछ पढ़ना समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। कई जगह पे इस तरह के, ठीक है, कंपटीशन बुक्स में या कई बार ऐसे हमारे मॉड्यूल या कई क्वेश्चंस तुम करोगे तो उसमें इस तरह के ग्राफ देखने को मिल जाते हैं, तो उसका मतलब पता होना चाहिए, वो इससे रिलेट कराए नहीं, बहुत इसकी ज़्यादा इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, अभी जो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो अभी तक पढ़ा है हमने वो 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था शॉर्ट फॉर्म में, काफ़ी सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो मिक्स करके बताया मैंने। अब मेन जो हमें इस चैप्टर में जो इस आज के लेक्चर में है वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है वो दिया गया है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, solubility of gas in liquid at a given temperature is directly proportional to partial pressure of gas above liquid, ठीक है। solubility of gas in liquid at a given temperature is directly proportional to partial pressure of gas above liquid, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास अगर अगर हमारे पास अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में उस लिक्विड के अंदर हम किसी गैस को क्या करना चाहते हैं, सॉल्युबल करना चाहते हैं या डिजोल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर हमारा लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, यानी यहाँ पर हमने क्या ले ली, फॉर एग्जांपल एयर ही ले ली मैंने। अब एयर है तो इस एयर के अंदर क्या होगा, N2 भी होगा, O2 भी होगा, हीलियम भी होगा, ऐसे बहुत तरह की गैस होगी। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें से क्या हो, O2 डिजोल्व हो किसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर। तो अब कैसे होगा, गैस तो इजिली, क्योंकि गैस की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसलिए मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं। गैस की ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसके अंदर डायरेक्टली तो डिजोल्व होगी नहीं। अगर मुझे इसको डिजोल्व करना है तो कुछ ना कुछ क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, या पिस्टन से मैं इसको प्रेस करूँगा तो कुछ गैसेस क्या होगी, इसमें डिजोल्व होना शुरू करेगी। तो बस वही चीज़ है, इसने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो उसकी सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउ लिक्विड। जिस लिक्विड में हमें कोई गैस को डिजोल्व कराना है, सॉल्युबल कराना है, तो उस लिक्विड के अबाउ जो हमारी गैस है, उस गैस में जो भी मिक्सचर ऑफ गैस है, अकेली गैस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर जिस भी हम गैस को हमें डिजोल्व कराना है, सॉल्युबल कराना है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है। क्योंकि हम डाल्टन्स लॉ में पढ़ते हैं कि टोटल जो प्रेशर होता है वो समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस होता है। तो अगर ये मैं बात करूँ कि टोटल जो प्रेशर है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस डॉट डॉट, मतलब इस तरह के सारे गैसेस के समेशन के बराबर होगा। तो इसमें अगर ऑक्सीजन के सॉल्यूबल कराना है तो वो कितना ऑक्सीजन सॉल्यूबल होगा डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना है। जितना ज़्यादा ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ये क्या होगा, इस लिक्विड में सॉल्यूबल होगा। ये हमारा हेनरीज लॉ कहता है। तो इसी को फर्दर लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये कौन सा है, ध्यान से समझना। मोल फ्रैक्शन ये है कि जब अगर O2 इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी लिक्विड में, तो O2 डिजोल्व होने के बाद अब यहाँ पर मैंने मान लिया कोई प्योर लिक्विड A था, अब यहाँ पर O2 गैस भी आ गई यानी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। तो दो कंपोनेंट हो गए तो इसके अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 प्लस मोल्स ऑफ A, या फिर सिंपल पानी लिया तो इसको H2O ले लो यानी एक H2O के अंदर हमने क्या करा, O2 को डिजोल्व करा। तो ये जो X लिखा है यहाँ पे, ये जो X लिखा है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो गैस डिजोल्व हुई उसका मोल फ्रैक्शन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है। तो यही लिखा है, इसको आगे फर्दर ये प्रोपोर्शनल हुआ, P इज प्रोपोर्शनल टू X, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इजी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या करा यहाँ पर, KH एक कांस्टेंट लगा दिया, और KH जो कांस्टेंट इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का मीनिंग लिखा है। P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिख दिया हमने। X क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, जो अब लिक्विड और गैस जो डिजोल्व हुई दोनों को मिलकर जो अब सॉल्यूशन बना है, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है वो है। क्योंकि दो क्वेश्चन में कई बार दो मोल फ्रैक्शन दिए हुए होते हैं। एक तो मोल फ्रैक्शन ये दिया हुआ होता है कि गैस फॉर्म के अंदर सारी गैस है इधर, ठीक है, 3-4 गैस है, तो उसके अंदर हमारे एक गैस का मोल फ्रैक्शन, तो ये गैस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है। और जब ये डिजोल्व जितनी हो जा रही तो लिक्विड फॉर्म में उस गैस का मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना किसके बारे में बोला जा रहा है। तो जो हम X कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि जितना ज़्यादा ऊपर प्रेशर होगा उस गैस का उतनी ज़्यादा इसमें डिजोल्व होगी। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P गैस से लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। अब इस लिक्विड के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन कितना गया, मोल फ्रैक्शन का मतलब है कितना नंबर ऑफ मोल्स उसमें आ रहे हैं या उसका कितना अमाउंट ऐड हो चुका है। इसी पे हमने क्या एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है सिंपली, ठीक है, y इक्वल्स टू mx से देख सकते हैं। ये P जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ये y एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन x एक्सिस पे, तो y इक्वल्स टू mx में ये क्या जाएगा, स्लोप आ जाएगा KH, ठीक है। तो ये सिंपल से इसका एक ग्राफ है। अब KH जो हमारे पास हेनरीज लॉ के अंदर यहाँ पर एक हेनरीज कांस्टेंट जो आया है, ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देखनी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, KH has same unit as pressure because mole fraction has no unit। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले के अंदर देखोगे तो P गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन लिखा है, और मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन होता है क्या, रेशियो ऑफ मोल होता है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के ऊपर न्यूमरेटर में मोल, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स। तो मोल अपन मोल का रेशियो भी निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिटलेस ही आएगा। तो X तो होता है यूनिटलेस, लेकिन प्रेशर की एक यूनिट होती है, ठीक है, वो ATM में भी हो सकती है, mmHg में भी हो सकती है, बार टॉर, ठीक है, किसी में भी हो सकती है। तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, ठीक है। तो कई बार इस टाइप का ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स का बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिट ऑफ KH क्या होगी, तो KH की यूनिट क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी, जो भी उस क्वेश्चन में या वहाँ पे गिवन हो, तो कैसे भी लिख देना ATM mmHg या कुछ भी। सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। जो KH की वैल्यू डिपेंड करेगी गैसेस पे, कौन सी गैस को हम क्या कर रहे हैं उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जो भी गैस होगी उसके लिए KH की वैल्यू अलग होगी यानी, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ KH फॉर ए गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। देखो दोनों में फर्क है। पहला सेकंड पॉइंट तो ये कह रहा है कि हर गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, और हर एक गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए अगर मैं उस एक गैस को 4 अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूँ, 4 अलग अलग लिक्विड के अंदर मैं उसको सॉल्युबल करना चाह रहा हूँ,
तब भी उसकी KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं जो भी गैस है उस गैस को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो अब इसका नेचर क्या है और इस लिक्विड का नेचर क्या है, दोनों पर डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग KH की वैल्यू डिसाइड होगी। तो अगर जितना ज़्यादा हमें पता है सिंपल सा मोलर मास होगा, उतना ईजिली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड एक ही, गैस अलग अलग बदलती जा रही तो भी KH की वैल्यू बदलेगी। और अगर गैस एक है और लिक्विड अलग अलग बदलता जा रहा है तो लिक्विड का नेचर भी डिपेंड करेगा, पोलर है, नॉन पोलर है, इस तरीके से। इसलिए हर एक गैस के लिए अलग वैल्यू होती है और एक ही गैस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट में भी KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। और लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें, फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि जो KH की वैल्यू है वो किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। हैंस हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और अगर किसी गैस को अगर इस तरीके से, ठीक है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दे दे, 4 गैस दे दे और उनकी KH की वैल्यू दे दे, तो और उसमें पूछ ले कि इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो हम देख लेंगे कि जिस गैस की KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू होने का मतलब क्या है कि वो सबसे कम इनसॉल्युबल है, क्योंकि जो KH है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि KH की वैल्यू कंटिन्यूसली टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। नहीं, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब KH की वैल्यू बढ़ रही है, और KH की वैल्यू बढ़ रही है, उल्टा बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे हमें पता है कि लिक्विड में जो भी गैस सॉल्युबल होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो गैस लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व है वो क्या होने लगेंगे, उसमें से एस्केप करने लगेंगे और लिक्विड फॉर्म से कहाँ जाने लगेंगे, वेपर फॉर्म में जाने लगेंगे। इस तरीके से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि अगर कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ जाए, ऑर्डर बताने में आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ध्यान रखें KH टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर KH बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से उस गैस की सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर किसी लिक्विड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। फिर आती है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब हेनरीज लॉ है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड के पे या किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल सब जगह होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है तो वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट लिमिटेशन है, प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, दैट इज लो प्रेशर। ठीक, तो हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, लो प्रेशर के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाए जा रहे हैं, कोई गैस डिसॉल्व नहीं हो रही है या सॉल्युबल नहीं हो रही लिक्विड में, फिर भी हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे उसको एप्लीकेबल करें, तो ऐसा फिर हेनरीज लॉ उसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसकी लिमिटेशन। तो प्रेशर कैसा रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉट टू लो। ठीक है, तो टेम्परेचर भी ऐसे बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड के अंदर गैस को सॉल्युबल करना है तो टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर हम कम कर दें, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि उसमें क्या हो कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, लो हो जाए। ठीक है, इधर हमने लिखा कि प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, मतलब लो प्रेशर होना चाहिए, और इधर हमने लिखा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो ना नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये इस रेस्पेक्ट में लिखा है कि हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर दो तुम टेम्परेचर, नेगेटिव में ले जाओगे नहीं। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर लाइक HCl, CO2, SO2, SO3, अमोनिया एक्सेट्रा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये ऐसे गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है जो क्या हो, सॉल्वेंट लाइक वाटर, जैसे वाटर ले लिया मैंने, ठीक है, सॉल्वेंट या लिक्विड वाटर ले लिया, तो ऐसे गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता जो हाईली सॉल्युबल हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइक ये HCl, CO2, SO3, ये इस तरह की गैसेस क्या होगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन कर लेगी, और केमिकल रिएक्शन कर लेगी तो फिर वो तो परमानेंटली उसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। लाइक HCl ने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लिया, कार्बोनिक एसिड। SO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2SO3। इसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लिया।
अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो इस तरीके से वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगी तो केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, तब तो फिर उसमें कोई है नहीं, जितने डालोगे सबके सब क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। तो ये इनके लिए, ऐसे गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल इनको क्या बोल सकता हूँ मैं, पोलर गैसेस भी बोल सकता हूँ। सब कैसी है, पोलर नेचर की गैसेस है, तो इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर लेस सॉल्युबल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर एज वेल एज नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ में आ रही होगी कि ये जो लॉ होता है, ठीक है, ये जो लॉ होता है ये क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक है, यानी ठीक है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या हो, हाई भी ना हो, टेम्परेचर बहुत कम, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। ठीक है, तो ये नहीं कि सॉल्युबल है तो हम हर एक्सट्रीम कंडीशन में इसको सॉल्युबल करा लें, ना ही ऐसी गैसेस ले ले कि इसमें क्या हो कि बहुत ज़्यादा वो सॉल्युबल ना हो, केमिकल रिएक्शन कर ले। तो हमें जनरली ये कैसी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जो नॉन पोलर हो, यानी ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल होगा, लेकिन ध्यान रखिए जिसके अंदर भी ये डाले, ठीक ठीक है, जिसके अंदर भी ये डालते हैं उसमें कोई एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन ना हो, ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हाई ना हो। इसी तरीके से इनकी बात करें तो ये सारी गैसेस कैसी है, नॉन पोलर है, यानी नॉन पोलर है, तो ये ईजिली भी क्या होगी, सॉल्युबल नहीं होगी पानी के साथ। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इसको हेनरीज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है इसमें क्या बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स जैसे लिमिटेशन हुई, कैरेक्टरिस्टिक हुई, ठीक है, इसका स्टेटमेंट हुआ, ग्राफ हुआ, ये इस पर न्यूमेरिकल जो होता है वो देख लेंगे। तो बेसिक से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और न्यूमेरिकल एक बार इसमें पूछा गया है मेंस लेवल में, तो वो देखेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करना है स्पेसिफिक। बाकी बोर्ड लेवल के पॉइंट से कुछ पूछ सकते हैं इसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट तुम्हें थोड़े ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, तो सबसे थोड़ा अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट ये है कि हेनरीज लॉ कहाँ हम देखने को इसकी एप्लीकेशन मिलती है। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो अभी कई लोगों के दिमाग में आएगा सर यहाँ CO2 लिखा और यहाँ CO2 फिर डाल दिया, तो हेनरीज लॉ को मैंने बोला ऐसा नहीं है कि CO2 को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी यूज़ करो ऐसा लिक्विड लो कि बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं हो। तो इसलिए तुम्हें पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर डिजॉल्व होती है, और कैसे होती है, वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होती है, ठीक है, हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होती है। इसलिए जैसे ही उसका, ठीक है, हम जो ऊपर का कॉक होता है उसको खोलते हैं तो उसमें से क्या गैस निकलती है सबसे पहले, वो कौन सी होती है, CO2, जो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व होती है, ठीक है। सेकेंड है एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं या जो भी हमारे, ठीक है, अंडर वाटर जो भी फिश वगैरह है, जो भी ऐसे बोल सकते हैं एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी क्या होती है, कंफर्टेबल होती है ठंडे पानी के अंदर। तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो मछलियाँ मरने लग गई है, ठीक है, या जानवर मरने लगे पानी के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लगती है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म को एस्केप कर जाएंगे, यानी इसलिए कहते हैं कि जो अगर आपको एक्वेटिक लाइफ को सेव करना है तो टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए जो एक्वेटिक लाइफ है वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा क्या सूटेबल होती है, कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट है थिंकिंग एबिलिटी रिड्यूसेस एट हिल स्टेशंस बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर because of low pressure solubility of oxygen reduces in blood। जनरली हिल स्टेशन या ऐसे हम जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से हाइट पे वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड के अंदर इंसान के जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, जिससे वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होने से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, माइंड के अंदर सर्कुलेट होती है। तो अगर हम हाइट पे जाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की ब्लड में वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। और वो रिड्यूस होने लगेगी तो थोड़ा कहते हैं ना, इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटी है या जितना वो इफेक्टिवली उसका माइंड एक्टिव होता है उतना कम होता है हिल स्टेशंस में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है थोड़ी, ठीक है। तो ये भी एक इसकी एक एप्लीकेशन है जिसे आप ध्यान रखें। और एक लास्ट है स्कूबा डाइवर्स सफरिंग फ्रॉम बैंड्स विच कॉजेज पेन।
Therefore, diluted air with helium uses to reduce the solubility of nitrogen in blood. स्कूबा डाइवर्स तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक। तो उसमें क्या हो, वो गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पज से होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनरली पहले क्या होता था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे हम बोलते हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें क्या एयर होती है, यानी उस एयर के अंदर कुछ सब हर तरीके की गैस होती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब है। तो होता क्या है कि जैसे ही स्कूबा डाइवर डीप सी में, ठीक है, डाउन जैसे जाता है, तो डाउन जाने से क्या होता है, प्रेशर हमें पता है कि हाइट पे जाने से प्रेशर कम होता है, ठीक है, बॉटम में जाने में सी में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो जो वो एयर ले रहा है, तो उसके एयर के साथ हम जनरली क्या, हमारा बॉडी इस तरह का सिस्टम होता है कि वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करता है, इनटेक करता है, और बाकी गैसेस को, ठीक है, वापस बाहर निकाल देता है, नहीं, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। लेकिन डाउन द जैसे सी जाओगे, बहुत डीप में जाओगे सी में, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अब जो ये नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस, इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। अब इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ कि जब जो डाइवर्स होता है वापस जब बाहर की तरफ निकलता है, मतलब पानी से पानी के सरफेस पे आने की कोशिश करता है, तो फिर प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वापस कम होने लगेगा। प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो जो नाइट्रोजन अब वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व हो चुकी है ब्लड के अंदर, वो वापस से उसमें से निकलने की कोशिश करती है। जब वो ऐसा होता है, नाइट्रोजन ब्लड में से वापस निकलने की कोशिश करती है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, यानी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बहुत हैवी पेन होता है, और उस वजह से काफ़ी तकलीफ होती है स्कूबा डाइवर्स को। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जनरली क्या होता है, जो वो एयर मिक्सचर होता है, ठीक है, उस एयर मिक्सचर के अंदर हम क्या डाल देते हैं, हीलियम के कंटेंट डाल देते हैं। तो हीलियम के कंटेंट डालने से वो क्या होता है, जो सॉलिबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया उसने, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। तो हीलियम को ऐड करने से जो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी जो ब्लड के अंदर है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी, हेनरीज लॉ की। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट लिखे हमने लिखने, कैरेक्टरिस्टिक हुई, लिमिटेशन हुई, एप्लीकेशन हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखने वाले या ध्यान रखने वाले स्कूल या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लें, बस एक लास्ट हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है लास्ट, हेनरीज लॉ constant for solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 10 raised to the power 5 atm. Mole fraction of nitrogen in air is 0.8. Calculate number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin if total pressure of air is 5 atm. ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आया होगा, और एक बार ट्राई करो खुद से हेनरीज लॉ को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक बार खुद से क्वेश्चन को फिर से पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक कई लोग कर रहे होंगे, फॉर्मूले में उन्होंने अप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन उनको कैलकुलेशन के अंदर काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। वो इसलिए आ रही होगी कि इस स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में ध्यान तुम्हें कुछ एक एजम्पशन मान के चलना है, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूँ, पहले हम समझ लेते क्वेश्चन क्या है। तो कई लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी कि कौन से मोल्स बोल रखे, कौन से डिजॉल्व हो रखे, कहाँ का क्या प्रेशर दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, तो हमें दे रखा है वाटर लिक्विड दे रखा है, और वाटर जो लिक्विड है उसके 10 मोल्स दे रखे हैं, यानी उसके ऊपर हमारे पास एयर है, और एयर का जो टोटल प्रेशर है वो 5 atm दे रखा है। इस एयर का जो मिक्सचर है, इसमें ये y लिखा है मैंने कैपिटल, ठीक है, y लिखा है मैंने कैपिटल, और ये बता रहा मैं, ये मेरे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, वो 0.8 दे रखा है। मतलब इस एयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि एयर का मिक्सचर है, तो एयर के मिक्सचर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, वो दे रखा है हमें 0.8। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये नाइट्रोजन गैस अगर इसमें डिजॉल्व हो रही है वाटर में, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन जो ये दे रखा है, टोटल प्रेशर एयर का ये दे रखा है, तो इस लिक्विड के अंदर
इस लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन के मोल्स कितने डिजॉल्व हुए वो हमें कैलकुलेट करने। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन अब समझ में आया होगा कि लिक्विड दे रखा है 10 मोल्स, उसके ऊपर एयर दे रखी है, एयर के अंदर टोटल प्रेशर दे रखा है एयर का, और उस एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन दे रखा है। तो जब ये नाइट्रोजन इसमें डिजॉल्व होगी, सॉल्युबल होगी, तो इस लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या, हेनरीज लॉ जो हमें कहता है, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पहले तो हमें क्या पता करना होगा, क्योंकि जो गैस डिजॉल्व होगी उसका मोल फ्रैक्शन तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें अभी पढ़ा है था P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो के एच तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10⁵ तो जो गिवन हमें दे रखा है उसमें हमें के एच की वैल्यू दे रखी है 10⁵ atm। ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर हमें दे दिया कितना, 5 atm। ठीक है, ये लास्ट में दे रखा है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, दैट इज मैंने इसको y से रिप्रेजेंट करा, y(N2), और वो हमें दे रखा है 0.8, और मोल्स ऑफ वाटर जो टोटल हमें दे रखे वो हमें दे रखा है लिक्विड फॉर्म में कितने, 10 मोल्स। ठीक है, ये डेटा में दे रखा है। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस एयर के अंदर अगर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लूँ तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आसान होगा, और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूँगा तो वहाँ से मैं मोल्स भी निकाल लूँगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने ये पढ़ा है डाल्टन्स लॉ। ठीक है, गैसेस में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर में भी यूज़ हुआ है इसका। ठीक है, तो मैंने दो स्टेटमेंट है, दोनों बताए। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर। ये डाल्टन्स लॉ कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो इंडिविजुअल गैस का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ x लिख दिया मैंने, और यह लेकिन यहाँ y लिखा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब ऐसे एक ही है, या इसको भी y बना दो। ठीक है, y कर दे, मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर मिक्सचर। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू प्रेशर ऑफ एयर कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर 4 atm। बस अब ये हमें पता लग गया, तो हेनरीज लॉ अप्लाई कर दो। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू, ठीक है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये एयर के अंदर है तो y लिखा मैंने, और कहीं तक कन्फ्यूजन ना हो, और ये लिक्विड में तो x से रिलेट कर दिया मैंने। अब ये वैल्यू तो हमें पता चल गई। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x(N2) इज इक्वल्स टू के एच डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो के एच की वैल्यू तो हमें दे रखी है 10⁵, और पार्शियल प्रेशर हमें क्या दे दिया 4। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की ये क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई है। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर, ठीक है, अब जो मोल फ्रैक्शन है, इस मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो उसके मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यहाँ पे इस वाटर के अंदर कौन डिजॉल्व हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये H2, तो ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 10⁵ डिवाइडेड बाय क्या 4। सही है। अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक कई बच्चों ने करा भी होगा सॉल्व, फिर दिक्कत आ रहा होगा इसको अलग अलग करने में।
तो ध्यान रखना स्पेसिफिक हेनरीज लॉ के जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है, एक्सेस में होता है काफ़ी, और इसमें बहुत, ठीक है, कुछ ही पार्टिकल्स या बोलते हैं बहुत कम गैस इसमें क्या हो पाती है, डिजॉल्व हो पाती है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इस लिक्विड के मोल्स और जो मोल्स इसमें डिजॉल्व हो रहे, बहुत ही क्या होता है उसमें मतलब उसके कंपैरिजन में वो ना के बराबर, ठीक है। अगर मैं मान रहा हूँ अगर यहाँ पे 1000 है तो उसमें से 1 या 2 ही मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है बहुत ही क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होती है। तो जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ H2 जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है, ये एजम्पशन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये अजम्पशन मान के ही हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और वैसे भी प्रैक्टिकली भी देखोगे तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर है बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको आगे हम देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 10⁵ डिवाइडेड बाय क्या, 4। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर ले तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10⁵ इंटू 10 डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि ये 10 क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, वो लिख दिया हमने, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से, ठीक है, तो बाकी तो कैलकुलेट कर ही लोगे। ये कितना आ जाएगा, 10⁶ डिवाइडेड बाय 4, या फिर इसको ऐसे कर लो 5/2 या 2.5, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है, एक बार चेक कर लेना इसको। 4 ATM, वो 4 ATM हमने रख दिया, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ गई 4, KH की वैल्यू 10⁵, ठीक है, 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2.5 इंटू 10⁵, ठीक है। अब मेन जो इसमें ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है, वो लास्ट जो मैंने अभी बताई है कि ये जो अजम्पशन है, ठीक है, इस अजम्पशन को मान के ही इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन इजी भी हो जाएगी, और ऑप्शन भी तुम्हें इसी तरह का मिलेगा और आ जाएगा। स्पेशली किसके लिए ध्यान रखना, हेनरीज लॉ। एक एग्जाम्पल ऐसा ही NCERT में भी दे रखा है, उसको ध्यान से देखना। उसमें भी उन्होंने क्या मान के चले कि इसका सॉरी जो इसकी वैल्यू है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमने जो कैलकुलेट करा, कि 4 और KH, अच्छा यहाँ ये एक गड़बड़ भाई, देखें आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दी, ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को तो पहले नज़र आ गया होगा, तो इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे जब xN2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि मैं देख रहा था वैल्यू बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी होगी, ये क्या छोटी आनी चाहिए थी, इस वजह से, ठीक है। तो मुझे पता क्यों लगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको नेगलेक्ट करना है किसके रेस्पेक्ट में, H2 के रेस्पेक्ट में, और H2 तो खुद क्या है, 10 है, और 10 है, और इसके साथ में इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या कहीं लिखने में कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे PN2 ये हमें दे रखा 4, और KH की वैल्यू दे रखी है मुझे कितना, 10⁵। तो यहाँ से XN2 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और ये 4 इंटू आ जाएगा, और यहाँ पर भी -5 4 इंटू आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर से हटा देना इसको, तो 4 इंटू -5, तो अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 आएगा,
अब देख सकते हो कि ये जो हमारा आंसर आया है 10⁻⁻4 है और इसके मोल्स कितने हैं 10, तो इसके रेस्पेक्ट में 0.0004, समझ लो, तो कितनी छोटी वैल्यू, इसलिए हमने इसको क्या करा यहाँ पे नेगलेक्ट करा है। ठीक है, तो आई थिंक जो मैं न्यूमेरिकल से समझाना चाह रहा था ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बीच में। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको काट के और ये सही कर लेना, बाकी कैलकुलेशन कर लोगे। मेन था कि इसमें अजम्पशन ये लेके चलना था क्योंकि मोल्स जो डिजॉल्व होते गैस के बहुत ही कम होते, इस वजह से ठीक है उसको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर जो 2 है 12th क्लास का कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देख लें, नोट्स प्रॉपर बनाएं और जो भी डाउट आए उसे ठीक है क्लियर करें, उसको लेके ना रखें। और स्पेसिफिक हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल में ये अजम्पशन मान के चले कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।